इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। जीत और सफलता अगर मिलती रहे तो किसी को भी मुगालता हो ही जाता है। बंगाल चुनाव जीतने के बाद सत्ता को इसी तरह का गुमान हो गया है कि उसे मुकाबला देने के लिए कोई आगे नहीं हमारे आ सकता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया है और उसकी तेज कदम ताल से सत्ता के माथे पर बल पड़ गए हैं। यह वास्तविक राजनीतिक दल तो नहीं है, पर उसने सोशल मीडिया पर राजनीतिक व्यंग आंदोलन जरूर शुरू कर दिया है। मोदी, भाजपा और कांग्रेस की लोकप्रियता में बड़ा डेंट भी मार दिया है। चंद दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी से उपजा यह आंदोलन बता रहा है कि मौजूदा सत्ता के खिलाफ तल्खी दिखने लगी है। इस तल्खी को हवा मिली तो जेनजी की आवाज भी बुलंद हो सकती है, क्योंकि व्यापार जगत में पॉलिसियों के कारण गुस्सा पनप रहा है। सोना चांदी कारोबारी और मिडिल क्लास महंगाई और अफवाहों से आजिज आ गया है। उसे राजनीतिक दर्शन नागवार लगने लगा है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। कॉकरोच के अकाउंट को भारत में भले ही बैन कर दिया गया हो, लेकिन बाहर से उसे मिनटों में सैकड़ों नहीं, भाई साहब हजारों लाइक मिल रहे हैं। मीडिया में सत्ता के समर्थक व विरोधी इस कॉकरोच को लेकर तमाम तरह के विश्लेषण बता रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि शानदार जानदार जैसे को तैसा विकल्प की खोज की दरकार जरूर है। इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल जी होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी होंगे तथा साथ में सपा प्रवक्ता रजत मिश्र जी होंगे। आप तीनों मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। एक छोटा सा कॉकरोच का अंदाज भी देख लीजिए। आज यमुना की नदी में जो गंदगी है उसकी सफाई का भी एक अंदाज थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, उसको भी थोड़ा अवलोकन कर लें। फिर पुष्पेंद्र जी से तफसील से बात करेंगे कि सोना चांदी के कारोबार पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। गलती ना कर, बचा ले अपना सर। रात को चैन से सोना है तो कॉकरोच से डर। कर ले जो भी तो है, थोड़ा डर के रे बेटा, वरना कॉकरोच आ जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्लॉट तो दे दिया है, लेकिन आप इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करें। न्यायालयों के सामने रख देते हैं, अधिकारियों के सामने रख देते हैं, तो ये लोग हमें कॉकरोच कहते हैं। हाँ, हम हैं मथुरा के कॉकरोच। यदि इन अधिकारियों की मलाई खाने पे हम लगाम लगाते हैं, इनको गलत कार्य करने पे हम लगाम लगाते हैं। आज यमुना में इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किसने ली? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? जहां बाहर के दूसरे देशों में यदि किसी इंडियन की मृत्यु होती है तो वहां का मंत्री इस्तीफा दे देता है, लेकिन यहाँ तो आराम से अधिकारी बैठे हुए हैं, यमुना में खुलेआम नाले छोड़ रहे हैं, जबकि अपराध है। अरे हम जैसे कॉकरोच हैं तभी ये अपराध पे थोड़ा बहुत अंकुश लग पा रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए जनता से मैं अनुरोध करूंगा, आइए मेरे साथ और FIR करें इन सभी ऐसे अधिकारियों पर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, कोई वैधानिक नियम नहीं अपनाते और संविधान के अधिकारों का हनन करते हैं। आप देख लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी में को लेकर सोशल मीडिया में तो भूचाल आया हुआ है। अलग अलग तरीके से लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, कॉकरोच जनता पार्टी ने अब नया तमाम प्लॉट रखे हैं। मैं उस पर भी तफसील से आपसे बिंदुवार बात करेंगे। रवि प्रताप जी, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या आपको लगता है सरकार के खिलाफ खुला चैलेंज है क्या ये? राजेश भाई, सरकार ये समझ रही थी कि हम जिस तरह से काम करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, कोई उनकी पेशानी पे बल नहीं पड़ रहा था। लेकिन वास्तव में अंडर करंट इतना फ्लो हो रहा था कि जिसका अंदाजा उनको नहीं था।
ये बताइए, हमारे यहाँ जब मेन मीडिया लगभग चरण बंदन कर रहा है मोदी जी का और उनके सारे अच्छे बुरे नीतियों की महिमा मंडन करने में लगा है, उस समय एक केवल विश्वास का पुल बचता है, वो बचता है जुडिशरी। और वहां पे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये बेरोजगार काकरोच हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कुठहरा घात करते हैं। ये वो बेरोजगार हैं जिनको सत्ता ने बेरोजगार किया है। ऐसा नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़ लिख करके सत्ता ने इनको कहा कि आप पकौड़े तलिए, रील बनाइए, बेरोजगार। आज तक किसी ने सत्ता के आगे अपने हक और हकूक की बात के लिए इस तरह से आवाज नहीं उठाई। लेकिन आप उन्हें सम्मान देना तो दूर, जब काकरोच से तुलना करेंगे, यानी यूं कहें काकरोच बड़ा सभ्य समाज में एक अच्छा वर्ड नहीं है, उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसे हम हाथ से छूना भी पसंद नहीं करते। भोजन और तमाम सामानों के ऊपर यदि उसका पहुंच हो जाता है तो हम सैनिटाइज करते हैं। यानी आप गाहे बेगाहे आज के युवा वर्ग को, जनजी को ये बताने का काम करते हैं कि ये देश की दिशा और दशा के निर्धारक नहीं, ये वो काकरोच हैं जो कि व्यवस्था, संस्था, सत्ता और जुडिशरी के आगे बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये बात सोचने की। और ये क्यों है राजेश भाई, युवा जब 18 साल के थे तो आदरणीय योगी मोदी जी को जब वोट दिए तो इन्होंने सब्जबाग दिखाया था युवाओं को कि अच्छे दिन आएंगे, और 2 करोड़ नौकरियों का भरोसा दिया था। युवा आज 12 साल में 30 साल से ऊपर हो गए, और 30 साल से ऊपर है उनके बच्चे कम से कम दूसरी तीसरी में पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार मोदी जी को 2019 में वोट दिया होगा, लेकिन वो आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो युवा जा रहे रवि जी, मुझे लगता नेट की प्रॉब्लम है। पुष्पेन जी, मैं आपसे जानना चाह रहे थे कि सोना चांदी के कारोबार में कितनी मुश्किलें हैं। बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। मोदी जी का आह्वान जो है वो गले की फांस बन गया है कारोबारियों के लिए। व्यापार लगभग चौपट हो गया है, और कस्टम ड्यूटी या कह लीजिए उत्पाद शुल्क जो उन्होंने 6 से 15 कर दिया है, उसने भी बड़ा डेंट मार दिया है। क्या लगता है आगे का समय आप सब लोगों के लिए बहुत खतरे भरा है या बहुत मुश्किल भरा है? आप अपनी आवाज जो है, आवाज खोलिए। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर दीजिए। पुष्पेन जी, अनम्यूट कर दीजिए। मैं आपसे बारी बारी बात कराऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी अब का कहीं ना कहीं जन्म तो हो गया है, लेकिन याद तो अब इमरजेंसी की भी याद लोगों को आने लगी। जो पुराने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं उनको चैलेंज देने के लिए जनता पार्टी का जन्म हुआ था, जिसमें सारे विपक्ष एक हो गए थे। शायद वही बातें हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो सत्ता चल रही है 11 सालों से, 12 सालों से, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जनता में नाराजगी दिखाई देने लगी है। उस नाराजगी को, चुनाव जीतना एक अलग पहलू है, लेकिन संतुष्टि और असंतोष ये दूसरे विषय हैं। जनता में मुश्किलें आ रही हैं। रजत जी, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया, ये तो आपकी सारी चीजें है ही, जानकारी में ही है। उसी पर आज हम विषय पर रख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई सटायर से बात शुरू की थी और अब बहुत गंभीरता आ गई है। कुछ विषय हम आपके सामने रख रहे हैं। आज उसके संस्थापक अभिजीत ने यह आह्वान किया है कि समस्याएं हो, भ्रष्टाचार हो, पॉलिटिशियंस का जो भ्रष्टाचार हो, अफसरों का भ्रष्टाचार हो, कहीं आपके काम ना हो रहे हो, कहीं मुश्किलें आ रही हो, उन सब को फोटो के साथ, वीडियो के साथ हमको भेजिए। हम उस प्लेटफॉर्म पर उसको प्रदर्शित करेंगे। ये जो आवाज उठी है, इस आवाज को दबाने के लिए भारत सरकार ने उसके अकाउंट को, सोशल एक्स का अकाउंट को बैन कर दिया है, लेकिन बाहर से उसको तमाम फॉलोइंग मिल रही है, तमाम लाइक मिल रही है, और ये थोड़ा सरकार को बड़ा चैलेंज किया जा रहा है कि तो क्या आपको लगता है जमीन पर सत्ता के खिलाफ बगावती
तेवर दिख रहे हैं क्या? रजत जी, फिर मैं रवि जी के पास जाऊंगा। जी 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 राजेश जी, देखिए राजेश जी, जिस तरीके से जो आज का दौर है, अ, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को पूरी तरीके से दबाने में लगी है। और जो आज का युवा है, चाहे वो पेपर चोरी हो को लेकर के हो, चाहे वोट चोरी को लेकर के हो, चाहे वो सांप्रदायिक जो है मुद्दे हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सबको लेकर के कोई भी विपक्ष का आदमी हो या यूथ हो, वो अपनी आवाज खुल करके खुले जो है सड़क पर जो है नहीं बोल पा रहा है। सड़क पे वो धरना प्रदर्शन जो है सरकार करने नहीं दे रही है। पहले बहुत आम था कि हम लोग धरना, जो विपक्ष है या जो भी नाराजगी होती थी सरकार के खिलाफ, धरना एक लोकतांत्रिक अधिकार था। धरना दे करके, प्रदर्शन करके विपक्ष अपनी आवाज, जो पीड़ित होता था सरकार से, वो अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करता था। लेकिन आज के इस दौर में जो सरकार चल रही है, जो तानाशाही की सरकार चल रही है, वो किसी को अपनी आवाज उठाने देना नहीं चाहती है अपने खिलाफ। ये एक लोकतंत्र में जो है तानाशाही चल रही है कि कोई अपनी बात बोल नहीं सकता है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो निकल करके यही आया कि जो आक्रोश पार्टी बनाई अभिजीत दीपके ने, ठीक है, वो अब देखिए, आप बाहर बैठ करके एक इंसान एक मुद्दे पे जो है उसने एक बीम मात्र बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। तो ये साफ प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ युवाओं में रोष पूरी तरीके से व्याप्त है। युवा पूरी तरीके से नाराज है। इसी वजह पड़ी उस जो है मुहिम से जुड़ने की। वो युवा जो सड़क पे अपनी बात नहीं कह पा रहा है, और उसका साक्षात उदाहरण है कि चाहे वो जो है टीईटी कर्मी हो, चाहे आपके शिक्षा कर्मी हो, चाहे आपके अभी जो है सफाई कर्मी हो, जिस तरीके से जो है कहीं पे जाते हैं प्रदर्शन करने, तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है, उनको लाठी डंडों से पीटता है। बेटियां अपना हक मांगती है तो उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। किसान अपना हक मांगता है तो उनको उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती है। हम लोग जो है विपक्ष में होकर के हम लोग धरना, हमको प्रशासन धरना नहीं करने देता है। राजेश जी, हालत ये है कि अगर हम 2 घंटे का धरना करना चाहते हैं नगर निगम के बाहर, नगर निगम के खिलाफ, बिजली केस्को के खिलाफ, तो पुलिस प्रशासन हमारा टेंट नहीं लगने देता है वहां पे। अभी 15 दिन पहले की बात है कि कानपुर नगर निगम के बाहर हम लोगों का 2 घंटे का धरना था और राज्य प्रशासन ने हमारा वहां पे टेंट नहीं लगने दिया, तंबू नहीं लगने दिया, इतने दरी तक नहीं बिछाने दी वहां पे। कैसे वो कोई विपक्ष में अपने विपक्ष या जो सरकार से नाराजगी अपनी बात सरकार तक पहुंचाएगा? ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार अपने खिलाफ आवाज ही नहीं उठाने देती है, अपने खिलाफ वो सुनना ही नहीं चाहती है। उसको जो है इस मद में चूर है, सत्ता के मद में इस तरीके से चूर है राजेश जी, तो उनको लगता है कि हम कोई गलती कर ही नहीं रहे, हम ब्रह्मास्त्र में हो गई है सरकार। और हालात तो अब यहां तक पहुंच गए हैं कि हिंदुस्तान की जनता को महंगाई की आग में झोंककर, रोता हुआ महंगाई की आग में झोंककर देश का निर्लज्ज प्रधानमंत्री इटली में जाकर के हथखेलियां कर रहा है। बहुत शर्म की बात है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का, ये मजाक उड़ाया है उन घर की महिलाओं का जिनका चूल्हा नहीं जल रहा है, ये मजाक उड़ाया है उन बेरोजगारों का, ये मजाक उड़ाया है उन युवाओं का जो दर दर भटक रहा है, ये मजाक है उन किसानों का कि हक जो है, जो अपने हक की जो मूल्य मांग रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता का जिस तरीके से मजाक उड़ा करके देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के हथेलियां कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इन सब के लिए ही जो है अब ऐसी पार्टी बनाई है जो जमीन पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो युवा है, जो आज का, वो पूरी तरीके से पीड़ित है, बेरोजगार है, घूम रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और वो काकरोच पार्टी के थ्रू प्लेटफॉर्म से जुड़ा। आह्वान करूंगा ऐसे युवाओं का कि हम लोग जब भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम लोग उनके लिए विपक्ष में खड़े हुए हैं, वो जुड़े और हम लोगों की ताकत को मजबूत करके बढ़ाएंगे। जमीनी स्तर पे कह रहा हूं, वो तो मीडिया पे कर रहे हैं, जमीन स्तर पे अगर हम अपनी आवाज को हमारे माध्यम से, समाजवादी पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में और अपने अपने जो भी प्रदेशों में जहां पे भी जो है युवा इस तरीके से हैं, वो जमीन पे आकर के इस सरकार को अपनी आवाज उनके कानों तक सुनाने का काम करे। निश्चित ये सरकार देखिएगा किस तरीके से हवा में उड़ेगी। इस तरीके से जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी सरकार कभी नहीं देखी है। हम लोगों की उम्र हो गई है, आज तक हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि किस तरीके से तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। अपने खिलाफ मीडिया, आप देखिए, आप एक मीडिया कर्मी, 28 साल की मीडिया कर्मी से जो है देश का प्रधानमंत्री डर के भाग जाता है, उसके सवाल का जवाब नहीं देता है, और यहाँ की मीडिया रही अब उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी उस मीडिया कर्मी के खिलाफ कि जो है वो गलत है, उसको गलत साबित करने में लग गए हैं। वो आज का वो दौर जब बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की जो है बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी वाले से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, जो है रेट क्यों बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, महिलाओं के ऊपर जो है इस तरीके से जो शोषण है वो क्यों बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की
रिपोर्ट बता रही है, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है। बिजली आ नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसान पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। जिस तरीके से जो है आप देखिए, उनको अपने धान गेहूं का मूल्य, आलू का मूल्य नहीं मिला है। तो इस तरीके से सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा ही नहीं सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ लीजिए कि फिर देश किस तरफ जा रहा है। निश्चित ही देश, हिंदुस्तान की हालात आज बहुत खराब है। राजेश जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि आप लोग कुछ चैनल ऐसे हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और जिनके थ्रू हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं कि सरकार अगर समय रहते नहीं चेतेगी तो देश में एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। और ये युवा जो जेनजी जिसको बोलते हैं, ये सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करेंगे। राजेश, ठीक बात है। रजत जी, मैं आपके पास आऊंगा और रवि जी आपके पास भी बहुत बिंदुवार आएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी भी हैं युवाओं के परिप्रेक्ष्य में। मैं पहले पुष्पेन जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेन जी से जरा आप दोनों मेहमानों को भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोना चांदी के कारोबार की तस्वीर को समझ लीजिए। जो हमें फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया है, उसके चलते सोना चांदी का कारोबार धड़ाम हो गया है। अब वहां मतलब वेतन के लाले पड़ रहे हैं, कारोबार आगे रन करेगा कि नहीं करेगा, इसके तमाम सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पुष्पेन जी, उत्पाद शुल्क 6% था, उसे 15% किया गया। 3% टैक्स की मार है, 18% अगर आप देंगे तो आप सोना चांदी का कारोबार करेंगे। क्या ऐसी स्थिति में स्मगल होकर सोना चांदी आएगा और देश में कारोबार की एक नई परिपाटी शुरू करेगा? क्या उसी दिशा में देश जा रहा है? क्या सरकार का उद्देश्य सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ावा देना है? सोने चांदी के जो छोटे व्यापारी उनको पूरे तरीके से खत्म कर देने का इनकी नियत है। और सोने चांदी नहीं, जो भी और भी सारे व्यापार है वो भी ऑनलाइन को बढ़ावा देकर ये उनको खत्म करना चाहते हैं। इनके लिए बड़े बड़े जो धंधा सेठ है उनके लिए ही व्यापार रह गया है। बाकी सोने चांदी का व्यापार अब स्मगलिंग इससे ज्यादा होगी, राजस्व इनके पास कम आएगा। जबकि 18% का हो जाएगा तो हम लोग जो हमारे कारीगरों को हम लोग सोना देते हैं, हम लोग किस तरीके से दे पाएंगे? 18% का दे के हम लोग 1%, 2% में, 1%, आधा % में व्यापार करने वाला व्यक्ति कहां से 18% तक टैक्स देगा? जाहिर सी बात है कि इसको दुकानों के शटर बंद करने पड़ेंगे और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके पास सारा व्यापार चला जाएगा। इस तरीके से ऑनलाइन लाने की वजह से और भी, चाहे वो किराना बाजार हो, चाहे वो कपड़े का बाजार हो, पूरा खत्म हो गया है। और ये जो एक नई शुरुआत हुई है एनजी पार्टी की, ये हम लोग उसका समर्थन करते हैं। जिस तरीके से एक अन्ना हजारे का बड़ा आंदोलन हुआ था और कांग्रेस की सरकार गई थी, अब वो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि हर व्यापारी, हर इंसान, हर भ्रष्टाचारी से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको एक नई दिशा दिखाई दे रही है। वो इस आंदोलन से हर व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है सही तरीके से। और जो इन्होंने वादे किए थे, पूरे जुमलेबाजी की जो सरकार है, जो जिन्होंने कहा, इनके गृह मंत्री ने कि मोदी जी ने तो कहा था कि जुमला है कि 18 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। जब वो लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो अब जो नया नौजवान है, जैसे नीट का पेपर लीक हो गया, 23 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। हमारे हम लोगों की लज्जा का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नॉर्वे में जाकर मेलोडी चॉकलेट का प्रो कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए मणिपुर नहीं, कभी एक बार प्रधानमंत्री जी देखने गए कि चलिए मणिपुर भी जाके देख लें। ये यहाँ का पूरा जो जितना हिंदुस्तान का व्यक्ति है, चाहे वो महिलाएं हो हमारी, चाहे वो बेरोजगारी का जो पूरा चल रहा है, वो सारे लोग एकजुट होकर एक आंदोलन में हिस्सा लेंगे। वैसे एक चिंगारी चलनी है, वो एक चिंगारी चढ़ जाएगी। जिस तरीके से हंगरी में हुआ, जहाँ वहां 16 साल तक का प्रशासन था वो नाबूद कर दिया गया। और नेपाल के अंदर जिस तरीके से जनजी ने किया है, वहां पे नौजवान जो आए हैं, वहां के लिटरेचर जो उन्होंने अपनी कैबिनेट चुना है, उसमें अगर वो कृषि मंत्री, कृषि से संबंधित लिटरेचर है तो उसको कृषि मंत्री दिया है, डॉक्टर है तो उसको मेडिसिन विभाग दिया है, इस ट्रांसपोर्टेशन का है जिसने उसमें महारत हासिल करी है, उस तरीके से किया है उन्होंने। और जिस तरीके से उन्होंने किया है नेपाल के अंदर, वो हम लोग भी जो शिक्षा मेडिकल हम लोगों का मेन है कि शिक्षा कम से कम उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। तो हमारे प्रधानमंत्री की भी हम लोगों की अपील है कि वो एक बार अपनी इच्छा शक्ति दिखाकर जो गरीब बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन, जितने भी प्राइवेट स्कूल उनको बंद करने का आह्वान करें
देखिए हम लोग सब मोदी जी के साथ होते हैं। ठीक बात है। पुष्पेंद्र जी आपके पास आते हैं, आपके कारोबार पे बहुत सारी बातें करेंगे। रवि जी, बहुत सारी बातें आपने सुन ली हैं, लेकिन एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं। 22 लाख नीट के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और उसके अंदर महा घोटाला हुआ है। अब वो बात अलग है कि पकड़ा जा रहा है सबको बारी बारी से कौन है, लेकिन जो कुछ भी नेक्सस था वो 1-2 साल से नहीं चल रहा था, कई सालों से चल रहा था। लोग अपने बच्चे पास करा लेते थे, सरकारी कॉलेज पा लेते थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय ने यूजीसी कानून भी बनाया था, जो बिना पढ़े आया कि क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन उसका विरोध अपर क्लास में बहुत जबरदस्त हुआ। फिर उन्होंने बैकफुट पे किया, उस पर स्टे जरूर मिल गया है, लेकिन वो तलखी, वो गुस्सा आज भी अपर क्लास के अंदर मौजूद है। रवि जी, क्या आपको लगता है ऐसे अगर वो युवाओं के साथ करेंगे व्यवहार, तो क्या आपको लगता है काकरोच जनता पार्टी को इसीलिए बूम मिल रहा है क्या? राजेश भाई, जब तक आप किसी को कोई डोमेन नहीं देते हैं, किसी भी चीज का अभ्युदय नहीं होता है। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि प्रतिक्रिया कराने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। हाँ। जब याद रखिए राजेश भाई, ये कहा जाता है, किसी शायर का एक छंद है कि मुश्किलें फना हो जाती हैं जब हके शमशीर निकलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। यह देश और देश के जो पुरोधा हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर किसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। आत्मसम्मान को वो चोट पहुंचा रहे हैं उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा 18, 20, 22 साल में बरसाती पानी की तरह से होता है कि जिधर बहा उधर बह गया, कोई बांध या कोई मेड़ उसे रोक नहीं पाता है। वो कभी कहा जाता था, पुष्पेंद्र जी ने सही कहा, कि भाजपा का मतलब होता था बनियों की पार्टी। लोग कहते थे बनियों की पार्टी है, लेकिन आज का ये दौर है राजेश भाई कि व्यापार करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं, खासकर एमएसएमई और छोटे व्यापारी, क्योंकि यह पार्टी केवल कुछ लोगों को व्यापार कराती है और वो कराती है अडानी और अंबानी की। नॉर्वे अभी प्रधानमंत्री जी गए थे राजेश भाई, आपको बताऊं, फरवरी 2026 में नॉर्वे की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था ने अडानी की कंपनी को, जो ग्रीन एनर्जी में निवेश करती है, बैन कर दिया था। 47 साल करीब बाद प्रधानमंत्री जी भागे भागे पहुंचते हैं नॉर्वे उस एक व्यक्ति की बिजनेस को लेकर के। अप्रैल महीने में राजेश भाई 1,32,000 करोड़ का क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं विदेशों से। लोग रोड पे खड़े हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बंद हो गए पेट्रोल पंप, लेकिन रिफाइन करके यही कंपनियों के मालिक 52,000 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम बाहर भेज देते हैं रिफाइन करके। ये अप्रैल की बात कर रहा हूं। देश जब त्राहिमाम कर रहा है, देश त्राहिमाम कर रहा है पेट्रोलियम के लिए। हार्मुज स्ट्रेट में जो हमारे 24 जहाज फंसे थे, आज 85-86 दिन के बाद राजेश भाई आज भी आधे वहीं फंसे हैं, 12 वहीं फंसे हैं, मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ। और जो आपने कहीं से बोला 47 देशों से आप क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, आपने अप्रैल महीने में 1,32,000 करोड़ का मंगाया, रिफाइन करके 52,000 करोड़ बाहर भेज दिया। और आपके यहां किसानों को नहीं मिल रहा है, जवानों को नहीं मिल रहा है, नौजवानों को नहीं मिल रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा है। और नॉर्वे में चले गए किसी एक व्यापारी के लिए। अब बताइए कि जिस एनटीए को, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया था इस भाजपा ने, उसने एक भी, क्या ये बताइए कि कोई एक भी ऐसी टेस्ट कराई हो जो विवादित न रहा हो। और खासकर जो नीट का परीक्षा, ये तो 3-4 साल से वही व्यक्ति जो अध्यक्ष था कराया, आज भी जो इसको आपने प्रमोट कर दिया, 2023 में भी उसने आउट कराया। और जब तार आपके जुड़ रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। कितने संजीदा ये भाजपा के लोग हों कि इंटर पास महिला को ये एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए थे। अब धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। जब आपकी नीति और नियत में कोई तारतम्यता नहीं रहेगी तो यही होगा, आपकी सुचिता में दर्शन नहीं दिखेगा। आप जानते हैं, कहा जाता है कि आप विभक्त रस में रौद्र रस और श्रृंगार रस में करुणा, दोनों को मिला करके जब परोसना चाहेंगे तो अर्थालंकार में शब्दालंकार कभी जुड़ता नहीं है। और ये लोग उसी को करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि तमाम हमारे पड़ोसी देशों में, खासकर नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, जब भी
युवा अगर परेशान हुआ है, उसकी आत्मा में चोट लगे तो सत्ता को उखाड़ फेंका है मिर्ची की माफी। और ये लोग ये समझते हैं कि हम युवाओं को जिस तरह से डील करना चाहेंगे, कभी कोई कह देता है कि भाई पकौड़ा तल लीजिए, कभी कोई कह देता है कि आप रील बना लीजिए, कभी कोई कह देता है कि वो लोग काकरोच हैं। जब देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया युवा शक्ति को कहता हो कि नहीं ये हमारे यहाँ काकरोच हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके हृदय में कितना सम्मान है युवाओं के प्रति। जब देश का प्रधानमंत्री गुमराह करके कहता हो कि रील भी बना लीजिए, पकौड़े भी तल लीजिए, तो समझ सकते हैं कि पढ़ी लिखी युवा को वो क्या कहना चाहता है। सब मिला जुला करके लब्बो-लुबाब ये है राजेश भाई कि भाजपा के लोग जिस सब्जबाग को दिखा करके सत्ता में आए थे, एक भी अपने वादे पे पूरे नहीं हुए। मैं कह रहा था कि किसानों को लूटा इन्होंने आय दोगुनी करने के नाम पे, नागरिकों को लूटा 15 लाख रुपया खाता में भेजने के नाम पे, नौजवानों को लूटा 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने के नाम पे, जवानों को लूटा अग्निवीर के नाम पे, गुमराह किया मेक इन इंडिया के नाम पे, गुमराह किया कि हम स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे, गुमराह किया कि स्मार्ट सिटी के नाम पे, गुमराह किया सांसदों को एक गोद दिलवा करके एक एक ग्राम को। लेकिन सबका जो परिणाम आया वो सिफर रहा और ढाक के 3 पात रहा। आज की बात बताता हूं राजेश भाई, मैं गुजर रहा था, एक बुद्धेश्वर चौराहा है यहाँ पे लखनऊ में, 4 लाइन में रिक्शे वाले खड़े थे, 4 रो में राजेश भाई। मैंने अपनी गाड़ी रोक करके जो वहां इस ट्रैफिक का कांस्टेबल था उसको बुलाया और हमने कहा कि भाईजान ये 4 लाइन में लगे हैं, आप इनको ये तो कह दीजिए कि 1 लाइन में लगे, चौराहे से गुजरना मुश्किल है। उसने कहा कि कॉलर पकड़ेंगे तो आप आएंगे रोकने के लिए, डंडा लेके आ जाते हैं। ये हाल है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी बात मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए, जो कहते हैं कि पुलिस का दम है और पुलिस का दम है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मंगा लीजिए, मैं आज फोन भी करने वाला हूं एडीजी को। खड़ा चौराहे का कांस्टेबल कहता है कि कॉलर पकड़ लेंगे। ये हाल हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये जान लीजिए, जब इस देश में फास्फोरस है नहीं, पोटास है नहीं, आएगा नहीं, किसानों को आप कहते हैं खाद मत डालिए। सोना, कभी मंगलसूत्र बिकवाते थे, आज कहते हैं सोना खरीदिए मत। और ये मीडिया कहती है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कम खरीदिए। जी नहीं राजेश भाई, प्रधानमंत्री ने 1 साल तक कोई भी अनुष्ठान हो, पर्व हो, हम सोना नहीं खरीदेंगे, ये शब्द था उनका। खाने का तेल भी कहा कम करिए, घर से व्यापार करिए, घर से नौकरी करिए, और तो और उन्होंने कहा कि बड़े शांति से तेल का भी मत यूज करिए। आपसे कह रहे हैं कि तेल का यूज मत करिए और उनके मित्र लोग रिफाइन करके विदेश भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम को बचाइए, और प्रधानमंत्री मोदी जी जामनगर से और अहमदाबाद तक, जामनगर से और वो क्या कहते हैं सोमनाथ मंदिर तक बुला करके और शो कराते हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा कराते हैं। और तो और वो कहते हैं कि तेल मत खरीदिए, अडानी के फॉर्चून को बिकवा रहे हैं। अडानी जी का फॉर्चून ही तो है। है। सारे लोग कुछ न कुछ, राजेश भाई, विश्व के सारे लोग कुछ न कुछ बनाए हो, वो फ्लिपकार्ट हो, टेस्ला हो, अमेजन हो, गूगल हो, कुछ भी हो, लेकिन अडानी जी केवल फॉर्चून बनाए हैं और कुछ बनाए नहीं। देश के नाम मोदी जी एक पेड़ लगवाते हैं, 10 लाख पेड़ कटवा देते हैं। तो ये गुमराह कब तक करेंगे देश को? अब ये गुमराह करके अपनी सत्ता को कायम नहीं रख पाएंगे, इसीलिए डर के मारे आनन फानन में अपनी नीति से तो आप हिंदुस्तान में बैन करा देंगे, लेकिन पूरा संसार आपको देख रहा है। जब आपसे वर्ड प्रेस फ्रीडम की बात पूछी जाती है तो आप भाग जाते हैं, और उस देश से भागते हैं जो वर्ड प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पे है। आज नेपाल 100 के नीचे है, पाकिस्तान 152 पे है, 150 से नीचे बांग्लादेश है। यानी हमारे सामने जिनकी हैसियत कुछ नहीं है, वो बेचारे प्रेस फ्रीडम में हमसे नीचे हैं, और आप महिमा मंडन कराते हैं। कल तक हम कहते थे कि भाई देश में कुछ परेशानी होने वाली है, तो आप कहते थे सारे लोग देशद्रोही हैं, सब लोग देशद्रोही हैं, मुकदमा भी हो रहा था। आज मोदी जी कह लिए तो हम कह रहे हैं, कल क्यों नहीं कहे तो कहते हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं। इस देश में हाल ये हो गया राजेश भाई कि हदें ये खींच रखी हैं हरम के पासवानों ने, हदें ये खींच रखी हैं हरम के पासवानों ने कि बिन मुजरिम बने पैगाम हम पहुंचा नहीं सकते। ठीक बात है रवि जी, आपके पास आते हैं। रजत जी, जो रवि जी ने कहा कि चित भी मेरी पट भी मेरी टैया मेरे बाप का, ये अंदाज अगर रहेगा, मैं आप समझ रहे होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं, तो चीजें क्या पॉजिटिव होंगी। एक दूसरा, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ है और जो उसका टारगेट है कि राजनीतिक विमर्श बदलना, और भारत की राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम
पर आकर पूरा खेल रुक गया है, उसे उसका नैरेटिव कम से कम बदला जाए। बंगाल तो उसी दिशा में परिणाम देख चुका है, यूपी का भी परिणाम उसी दिशा में चाहा जा रहा है। मैं आ रहा हूं रवि जी कि वही दिशा मिल जाए, लेकिन अगर यूपी में भाजपा की सफलता मिली तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर यूपी में दिक्कत आई तो नैरेटिव पूरी दुनिया में अलग होगा। रवि जी, मैं आपसे, रजत जी आपके पास आऊंगा इसी विषय पे। रवि जी क्या कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में? मैं राजेश भाई ये कहना चाहता हूं कि पहली बार हुआ है कि सरकार का प्रायोजित नैरेटिव से अलग हटके जेनजी एक उस नैरेटिव पे आया है जो इस काकरोच जनता पार्टी ने दिखाया है, पहली बार। हाँ। और मैं उसको एक मुझे याद आ गया एक शेर कि तमाम खूबसूरत चेहरे हम पे नुमाया न हुए, मेरी जुस्तजू को क्या ये बतलाया जा रहा है। तमाम खूबसूरत चेहरे मुझ पे नुमाया न हुए, मेरी जुस्तजू को क्या ये बतलाया जा रहा है। सरे राह हम मुब्तिला रहे मुसलसल इस फिक्र में, हम खुद से चल रहे हैं कि या हमें चलाया जा रहा है। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। रजत जी, पिच आपके सामने है जी, बहुत सारी बातें हैं, और यूपी में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प है, ये बात भाजपा को भी मालूम है और ये बात आम जनमानस को भी मालूम हो रहा है। क्या आपको लगता है स्थितियां बहुत कांटे भरी होंगी या अभी भी वक्त है? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा उन सीजेआई को जिन्होंने हिंदुस्तान के युवाओं को, जो आज सबसे ज्यादा पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी से, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है, उसके आत्मसम्मान पे, उसके जो उसका भविष्य है उस पे, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोजगार के नाम पे हो, चाहे आरक्षण की लूट हो, सबसे ज्यादा अगर जो है किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो युवाओं पे और महिलाओं पे हो रहा है। तो और उनको जो है सीजेआई कॉकरोच कहने का काम कर रहे हैं। वो सीजेआई ये नहीं जानता है कि कॉकरोच जिसको कह रहे हैं, कॉकरोच जो है सबसे ज्यादा सर्वाइवल एनिमल जिसको कहते हैं, लगभग जो है 30,000 साल से ऊपर से जो डायनासोर की जो प्रजाति उससे पहले से भी जो है कॉकरोच जो है इस धरती पे है। और कॉकरोच का कहते हैं, कॉकरोच का कि अगर उसका सर काट दिया जाए तो वो 4 दिन तक जीवित रह सकता है बिना सर के। मरता वो क्यों है? क्योंकि वो पानी नहीं पी सकता है, कुछ खा नहीं सकता है, इस वजह से पहले मर जाता है। अगर उसका सर काट दिया जाए, क्योंकि वो सांस जो है मुंह से नाक से नहीं लेता है, उसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो उससे सांस लेता है। तो सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाला जो प्राणी है वो पानी में अगर उसको डाल दिया जाए तो वो आधे घंटे 1 घंटे तक जो है जीवित रहता है पानी के अंदर। ऐसा प्राणी 5 किलोमीटर पर मील की रफ्तार से दौड़ सकता है, ऐसा जो है जीव है वो। तो ऐसा जीव आप जो है युवाओं को हिंदुस्तान के, उनको आप जो है, आपको पता ही नहीं कि कॉकरोच क्या कर सकता है। और आज यही हुआ, उस कॉकरोच जो युवा है जिसको आपने कॉकरोच कहा, वो उठकर खड़ा हो गया ये बताने के लिए कि हमारा अस्तित्व क्या है। और हिंदुस्तान के जो सरकार चल रही है उसके लिए आफत बन गया। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी, मतलब 56 इंच का सीना, जो दम भरती है सबसे बड़ी पार्टी होने का, हमने 21 राज्यों में सरकार बना ली है। अरे 21 राज्यों में सरकार बना ली तो क्या हम आपकी गुलामी करने लगे? हमसे तो गुलामी नहीं होगी। ये हिंदुस्तान का युवा है, इसने किसी के आगे जो है नतमस्तक नहीं हुआ है। उसने बता दिया 4 दिन में केवल कि जो है कॉकरोच क्या होता है, युवा क्या होता है। और उस सरकार को उसका एक्स अकाउंट जो है बैन करना पड़ा तानाशाही करके, और फिर से अकाउंट खुलता है और फिर से उसके उतने ही फॉलोअर हो जाते हैं। तो देखिए, ये हिंदुस्तान ये है, ये लाठी डंडों से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी पहली हिंदुस्तान की पार्टी है जो लोकतंत्र को मानने का काम नहीं करती है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करती है, जो संविधान की प्रतियां फाड़ने का काम करते हैं जिनके लोग, जिनका जो मात्र संगठन जो है वो आरएसएस 52 वर्षों तक अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराता है। ऐसे ये जो है फर्जी राष्ट्रभक्त लोग हैं जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है, जिनके पुरखे अंग्रेजों के दलाली करने में पकड़े गए हैं। तो ऐसी पार्टी से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश का प्रधानमंत्री मजाक बनाता है हिंदुस्तान का। अभी आप 5 देशों के दौरे पे गए, आप उसी देश में थे और वही देश आपका जो है कार्टून बना करके पेश करता है। आपकी वहां पे मौजूदगी में देखा होगा पूरे मीडिया चैनलों में, उनका कार्टून वहां पे जारी हुआ, वो सपेरा बन करके पेट्रोल का पाइप जो है उनको बीन पकड़ा करके। और ऐसे ये गरिमा है आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की।
आपका नरेंद्र मोदी का कोई भी गरिमा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्षणिक मात्र सम्मान मिलता है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो आपके आगे नाम लगा हुआ है, ये उस सीट का सम्मान है, ये उस कुर्सी का सम्मान है जो आपको मिल रहा है। अगर वो नाम आपके आगे से जोड़ लिया जाए तो आप वो नरेंद्र मोदी हैं जिसको बैन कर दिया था अमेरिका ने और विदेश में जो है जाने से, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये आपका सम्मान था, वो आपका असली सम्मान था आपका, आप ये मत भूलिए। लेकिन वही बात है कि जो है आप बैठे हुए हैं कुर्सी पे, जितनी तानाशाही करना चाहे कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आपको छोड़ेगी नहीं, हिंदुस्तान का युवा आपको छोड़ेगा नहीं। जिस तरीके से आज आप खून के आंसू आ रहे हैं यहाँ की देश को, की महिलाओं को, देश के बेरोजगारों को, देश के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को, ये सब आपसे बदला लेने के लिए तैयार हैं। आप कब तक तानाशाही के दम पर रोक के रखेंगे? आज उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप लड़की छेड़ेंगे तो यमराज बनकर के पता नहीं कौन आ जाएगा। अरे हम लिस्ट दें कौन कौन लड़की छेड़ा है, कौन कौन रेप किया है। आधे से ज्यादा 80% 90% भारतीय जनता पार्टी के उसमें कार्यकर्ता है आपका, उनका नाम आया हुआ है। चलाइए, बुलाइए यमराज को अगर है हिम्मत तो। किसकी बात कर रहे हैं आप? एनसीआरबी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है महिला अपराध में। आप केवल बातों के बताशे फोड़ते हैं, आप ना किसी काम के हैं, ना हम लोग कहते हैं ना राम के हैं, ना किसी काम के हैं। आपने जो भगवान राम को नहीं छोड़ा, जिनका मंदिर का चंदा खा करके बैठ गए, वो चोर, चंदा चोर, पेपर चोर, अब क्या क्या कहे आपको। सिर्फ चोरी की सरकार चल रही है ये। तो ये ज्यादा दिन नहीं, काट की हांडी आपकी बहुत दिन चढ़ चुकी है। आपको अब इसका जो है खामियाजा भुगतने का नंबर आ रहा है। सबसे पहले आगे अभी 2027 का चुनाव है, इसमें आपको परिणाम भुगतने को मिलेगा। और आगे बस आखिरी चांस है नरेंद्र मोदी जी, आप जितना भागना चाहे भाग लें, इसके बाद हिंदुस्तान आपको सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक बात। मैं रजत जी आपके पास आता हूं। पुष्पेन जी, मैं रवि जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। राजेश भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में तो घूमते रहे, लेकिन 12 साल में विदेश से ले करके क्या है? कुछ नहीं लाए राजेश भाई। आज हमारे पड़ोसी हमसे नाराज हो गए, आंख दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को हम एक टेररिस्ट राष्ट्र घोषित नहीं करा पाए, उसको एंटी टेररिस्ट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। ट्रंप बाबा हमारे को कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के राजनीतिक करियर को खा जाएंगे। रुपया जो डॉलर है वो 96 रुपया हो गया, उसके दौड़ में हो गया। हार्मुज स्टेट से हमारी जहाजें निकल नहीं पा रही हैं। हम विश्व गुरु बनते बनते विश्व चेला बन गए। और जो हमारे 33 देशों में 52 लोग गए, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए। ये बताइए कि हम निवेश ला नहीं पाए, एफडीआई हमारे यहां से भाग रहा है। हम कर्जा सिर्फ लिए 180 लाख करोड़ का 5 किलो राशन बांटने के लिए। जितनी विजिट हमने की, आप अगर प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत कुछ अलंकारों को छोड़ दें तो इस देश को, इस युवा को, इस किसान को क्या मिला? हमने तो अमेरिका के सामने डीडीजी के नाम पे गन्ना ला दिया बैकडोर से, सोयाबीन ऑयल के नाम पे सोयाबीन के लिए खोल दिया। आप बताइए कि हमने छोड़ा क्या? हम तो नतमस्तक हो गए, वे साष्टांग डाउनलोड कर दिए। जिस रसिया से हम तेल रुपए मिल रहे थे ईरान से, वो हमने बंद कर दिया। चाहे रसिया हमको $15 कम पे दे रहा था, वो हमने बंद कर दिया। अब हमारी संप्रभुता को लोग निर्धारित कर रहे हैं कि हम तेल किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कितना नहीं खरीदेंगे। और आप एप्स्टीन फाइल में जो मंत्री है उसको आप पेट्रोलियम मंत्रालय दे देते हैं। और 43 लाख करोड़ रुपया 16 बार एक्साइज बढ़ा करके आपने कमाया, तब इस देश को आपने नहीं बताया। अब आप कह रहे हैं कि इनको 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। राजेश भाई, 2014 में 2 रुपया पेट्रोल पे और 2 रुपया डीजल पे 9 रुपया एक्साइज ड्यूटी थी। 16 बार में सरकार ने 33 रुपए 90 पैसा पेट्रोल पे, 32 रुपए 80 पैसा एक्साइज कर दिया था डीजल पे। और 43 लाख करोड़ रुपया कमाया। जब रेट कम हुए तो पासान होना चाहिए था हमारी जनता को। आप कहते थे कि कीमतें निर्धारित होती हैं विदेशों से, यानी सेंट्रलाइज निर्धारित होती हैं, हमारा कोई बस नहीं चलता। 1,26,000 करोड़ का जो ऑयल बॉन्ड था, उसकी बानगी दिखा दिखा के आप जनता को चूसते रहे। आज आपने किया कुछ नहीं, और विदेश के दौरे से 816 करोड़ खर्च करने के बाद भी इस देश को ढाक के 3 पात मिले, कुछ भी नहीं मिला। अगर एक चीज मिला होता, इज्जत मिली होती, पैसा मिला होता, हमको कुछ टेक्नोलॉजी मिली होती, पेट्रोलियम मिला होता, गैस मिला होता, तो हम मानते, या हमारे पड़ोसियों से रिश्ते बहुत सुधर गए होते। हम तो हर मोर्चे पे फेल हो गए, फिर किस बात का हम विदेश गए बताइए? अरे घर तो जल ही रहा है, विदेश भी जल रहा है, और हम सिर्फ जो है बांध रहे हैं, सिर्फ हंसने के लिए जबरदस्ती गले पकड़ करके
जबरदस्ती हाथ मिलाने के लिए विदेश जाना है तो पैसा खर्च करके जाइए, आरती उतरवाइए भाई। ठीक बात। मैं रवि जी आपके पास आता हूं। पुष्पेन जी, ठीक बात, आता हूं। पुष्पेन जी, आपके कारोबार में हर कारोबारी ये कह रहा है कि हमारे यहां मंदी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जो मेडिकल का काम करते हैं, चाहे वो रिटेल वाले हों और चाहे थोक वाले, अगर देखेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश में करीब 7.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं दवा के कारोबार से। ऑनलाइन ने उनके कारोबार को 50% कर दिया, 50% घट गया है, और उन्होंने अभी एक दिवसीय हड़ताल भी देशव्यापी की थी। आपके यहां तमाम कारोबारी जो ज्वेलर्स हैं वो कह रहे हैं हमारे यहां मंदी का दौर शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में क्या होगा हम खुद नहीं जानते हैं। क्या, एक ये बात सवाल है, और दूसरा, जिन घरों में शादियां हैं, चाहे वो अभी हो या जाड़े में हो, क्या वो उन लोगों ने भी सोने चांदी की खरीद को खत्म कर दिया है क्या? पुष्पेन जी, आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए जी। आइए, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है पुष्पेन जी, मैं तो आपको इसीलिए लाया था। रजत जी, मैं अब थोड़ा सा कंक्लूड भी करूंगा चीजों को। काकरोच जनता पार्टी ने तमाम सारे अपने बिंदु भी रखे हैं, मतलब मैंने आपको पहले ही सारी कुछ चीजें बताई थी। उन्होंने एक बात यह भी कही है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हम सब जनता के लिए कर रहे हैं। रोजगार, एसआई, शिक्षा, उद्योग, स्वच्छता और ऊर्जा पर भी अब राजनीति की धारा को शिफ्ट किया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। अभी तक व्यवस्था यानी जो सिस्टम है वो कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर कोई 4 लोग मर गए तो ठीक है भाई, जांच कराएंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उनकी स्वतंत्रता का भी एक बड़ा सवाल है। युवा हमारा सजग है और वो ये चाहता है कि उसे जो संस्थाएं हैं उसे स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। ये 4 विषय पर उन्होंने फोकस भी किया है। आप भी, विपक्ष भी उनका साथ दे रहा है, लेकिन आवाम, इस देश की जो जनता है उसमें अगर उसकी फॉलोअर की बात देखेंगे, फॉलोइंग की बात देखेंगे तो उसमें युवा तो हैं ही हैं। महिलाओं का एक बड़ा तबका इस काकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में कुछ और होने जा रहा है क्या? क्योंकि काकरोच जनता पार्टी ने एक नैरेटिव तो सेट कर ही दिया है, इसीलिए शायद उसका अकाउंट बैन किया गया था। रजत जी। जी राजेश जी, देखिए बिल्कुल सही है। जो ये आया सीजेपी का कि इन्होंने जिस तरीके से मुहिम चलाई, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। अभी मैं आज देख रहा था उनका नया पोस्टर आया कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। उनके जो है उसमें उनके अपराध लिखे गए थे कि उन्होंने वोट चोरी से सरकार बनाई, उन्होंने वोट चोरी करवाया, ऐसे करके अलग अलग। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये देखिए, ये एक मुहिम है। 2 तरीके की लड़ाई होती है। एक तो आपके जो है एक लड़ाई होती है, हम लोग है विपक्ष में, हम लोग सड़क पे इतनी 44 डिग्री टेम्परेचर, उन्होंने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया थे, 43, 44, 45 डिग्री के टेम्परेचर में सड़क पे आंदोलन करते हैं। और दूसरा जो इस समय जनरेशन चल रही है जिसको जेनजी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को तो ये भी नहीं पता कि जेनजी क्या है। एक दिन हमने एक लड़के से पूछा, भाई भारतीय जनता पार्टी के थे, हमने कहा ये जेनजी क्या कर रहा है? बोले जेनजी क्या है? बोले हमने दर्जी तो सुना था, ये जेनजी नहीं सुना। हमने कहा आप पढ़ाओ, जाके गूगल में जाओ तो जेनजी क्या होता है। तो ये जो जेनजी है ये सोशल मीडिया चलाता है। उसमें उसकी जैसे उन्होंने उपयोगिता लिखी ना कि 11 घंटे मोबाइल चलाने वाला हो, और इस टाइप से सारी उनकी योग्यताएं हैं। तो जेनजी वो मोबाइल का उपयोग करके, तो उनके लिए जो ये प्लेटफॉर्म आया, काकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुहिम छेड़ी और उससे इतने फॉलोअर्स जुड़े, महिलाएं जुड़ी, तो उन तक ये संदेश, अब वो इसका बिल्कुल साफ मतलब देखिए यही है कि जो रोष है युवाओं के अंदर, वो इस समय उनको उनके फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि वो चिंतित है, वो अपने रोजगार को लेकर के चिंतित है, महिलाएं अपने परिवार को लेकर के चिंतित है। तो हर इंसान, हर वो बच्चा, और जो पहले ही मैंने बताया कि ये जो सरकार है ये दमनकारी नीति अपनाती है, ये आंदोलन करने नहीं देती, धरना प्रदर्शन करने नहीं देती है। इसलिए जो है वो युवा आज का वो सड़कों पे नहीं उतरता है। पहले वाला माहौल बदल गया है। वो सोशल मीडिया के थ्रू क्रांति ला करके जो है तख्ता पलट करने की हिम्मत रखता है। जेनजी ने जिस तरीके बांग्लादेश में
पूर्ण बहुमत की सरकार, बांग्लादेश की जनता ने जो है चुना वहां की प्रधानमंत्री को, और महज 8 महीने के अंदर जो है उसी जनता ने वहां पे सरकार मतलब घर फूंक दिया, आप समझिए, और उन प्रधानमंत्री को हमारे ईरान के नेता जो है वो शरण दिए बैठे हुए हैं। तो वो जो जनता है वो सर पे भी बैठालती है और वो सर से उतार करके पैरों से गिरा भी देती है। तो ये हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान का युवा है, ये बहुत तेजी के साथ सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी से सोशल मीडिया पे जुड़ रहा है। अभी धरातल पे इनका कुछ नहीं है हालांकि, लेकिन चूंकि मोबाइल युग है, ये डिजिटल युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। और आगे जो इसका है, हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका परिणाम ये है, जो सरकार विरोधी है, सरकार की नीतियों के विरोध में है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके पीछे क्या उनकी मंशा है, वो युवाओं के प्रति नहीं है, वो बेरोजगारों के प्रति नहीं है, वो महिलाओं के प्रति नहीं है, वो आम आदमी के लिए नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुंच रहा है, और इसीलिए वो युवा और महिलाएं आप जो कह रहे हैं वो उनसे तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। वो किसी पार्टी के फॉलोअर बनकर के नहीं जुड़ रहे हैं, वो क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो विचार हैं, जो वो परेशान है, वो उस परेशानी की बात हो रही है, वो मैच कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग उससे जुड़ रहे हैं। उसमें हर प्रदेश के लोग हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं है, हर प्रदेश के हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो है युवा उससे जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरा इसका देखिए नजरिया ये भी है कि इतना रोष है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन रही है इतने प्रदेशों में, तो ये दोनों कंट्रा होते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम नहीं कर रही है, वो ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का साथ पा करके वोट चोरी की सरकार बना रही है। क्योंकि एक तरफ अगर जनता के अंदर इतना रोष है तो दूसरी तरफ सरकार कैसे बन रही है। कुछ भी कहें भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन ये जो है ये हजम नहीं होता है, इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया है, वोट चोरी करके है। बंगाल में देखिए अभी आया कि किस तरीके से जितने वोटों से वहां पे डिफरेंस है, उससे ज्यादा वोट अभी कोर्ट में विचाराधीन है। अगर वो वोट का जो है परमिशन दे देती है अगर चुनाव डालने का 27 लाख वोटों का, तो वो अगर वोट देने का अधिकार दे देती कोर्ट इसी चुनाव में, उन्होंने कहा कि उनको अगले चुनाव में मौका दिया जाएगा। अगले चुनाव में क्यों भाई, अगर इसी चुनाव में मौका देता तो भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं होता राजेश जी। तो ये बहुत सोची समझी साजिश है, और जो आज का युवा है वो जुड़ रहा है। लेकिन हर चीज का मैं आ रहा हूं रवि जी, जो है हर चीज के होता है, हर चीज का अंत निश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये अब अंत की तरफ बढ़ रही है। बस यही है कि कोई अब ये विस्फोट कितना बड़ा होता है, किस तरीके से तख्ता पलट होता है, किस तरीके से गुस्से में ये परिवर्तित होता है, तो ये सब अब देखने वाली बातें हैं। लेकिन जब युवा जो है युवा अगर किसी देश का युवा जो है वो नाराज हुआ है सरकार से, तो उसने तख्ता पलट जरूर किया है। और हिंदुस्तान में अब नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही की सरकार चल रही है उसका वक्त पूरा हो गया है। ठीक बात है। रजत जी आपके पास आते हैं फाइनल कमेंट के लिए। पुष्पेन जी हैं क्या? पुष्पेन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सब लोग ये कह रहे हैं कि सोने चांदी के कारोबार में मंदी का दौर शुरू हो गया है। आपके जो बड़े और छोटे जो ज्वेलर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मंदी का दौर शुरू हो गया, आने वाले वक्त में जो आपने कहा ना, इंडिकेट किया कि शटर भी बंद हो, उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनके सामने भी बड़े चैलेंज आ गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कास्ट कटिंग करनी पड़ रही है। तो क्या इतना सब कुछ बिगड़ गया है क्या चंद दिनों में? बिल्कुल आने वाले समय में छोटे जो व्यापारी हैं वो पूरे तरीके से शटर डाउन हो जाएगा उनका, और सिर्फ चंद कंपनियां रह जाएंगी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। क्योंकि जो 18% एक्साइज ड्यूटी दे के और जीएसटी दे के आदमी किस तरीके से व्यापार कर पाएगा। जो छोटे कारीगर बनाने वाले हैं बेचारे, वो यहाँ से भाग पलायन कर रहे हैं, कानपुर से, पूरे प्रदेश से, कलकत्ता से। भाई हम लोग जब सोना उनको देंगे तभी तो कारीगर काम करेंगे, तभी आगे ज्वेलरी बनेगी, तभी वो चाहे वो कलकत्ता के हो, चाहे वो कटक के हो, चाहे वो बेंगलोर के हो। जब हम लोग सोना ही नहीं दे पाएंगे उनको तो वो कहाँ से जेवरात बन ही नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनका पूरा एक छत्र राज हो जाएगा। और जितनी छोटी दुकानें, जिस तरीके से मीम भी बन के आ रहा है कि कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई झाल मुड़ी बेच रहा है ज्वेलर्स, और कोई पान की दुकान खोल लिया है, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो भविष्य होगा सोनारों का, वो इसी तरीके ज्वेलर्सों का होगा। बिल्कुल सरकार ने इस तरीके से कर दिया है, पूरा हैंड टू माउथ कर दिया है लोगों को। एक तो कीमतें पहले से ही बढ़ी हुई है सोने चांदी जी, और उसके
पुष्पेन जी आपके पास आते हैं। रवि जी, अब आपके पास मैं फाइनल भी डिबेट भी करूंगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहे थे, राहुल गांधी जी बहुत हैमर कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी बहुत तगड़ा हैमर कर रहे हैं। यूपी का बैटल बस आने वाला है। भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, समाजवादी पार्टी ने भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है, आपके अजय राय ने भी शुरू कर दिया है, लेकिन वो जो विपक्ष को एक होकर जिस तरह से हमलावर होना चाहिए वो अंदाज अभी नहीं दिख रहा है। क्या उसमें अभी समय है क्या? नहीं राजेश भाई, पहले के दौर अपनी बातों को या तो सदन में कहते थे या सड़क पे कहते थे। आज का दौर ये आ गया है कि आपको न सदन में बोलने दिया जाता है न सड़क पे उतरने दिया जाता है। अभी आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने कुछ ज्ञापन देने जा रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग देवरिया में, उनको वहां पे रोक दिया गया। ये बताइए कि हम अपने नेताओं के सामने, सरकार के सामने अपनी समस्याओं का प्राकट्य नहीं करेंगे तो समाधान कैसे होगा? लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि हमारे सामने समस्याएं आए नहीं, और टीवी डिबेट में, पेपरों में मैं जो समस्याएं सेट करूं उन्हीं समस्याओं पे सिर्फ चिंतन और मनन हो। दूसरी बात एक राजेश भाई, कि सरकार समझ नहीं रही है कि डंडे के माध्यम से, राड के माध्यम से कभी प्रजातंत्र की रक्षा हुई नहीं है। अंग्रेजों के मुख से आजादी उस नंगे फकीर ने छीन लिया था जो स्वयं कोई कपड़ा भी नहीं पहनता था और जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। तो अब ये इनको समझना चाहिए कि ये कहां तक अपने दंभ और दमन की नीति से इस प्रजा को दबाएंगे। और राजेश भाई, प्रजातंत्र में जब भी प्रजातंत्र खतरे में आया तो प्रजा ने ही उसका रक्षा किया, और रिपब्लिक में हमेशा पब्लिक ही रिपब्लिक की रक्षक होती है। राजतंत्र को प्रजातंत्र तक लाने का काम भी प्रजा ही करती है। तो प्रजा ही वह देवतुल्य है जो आपको सत्तासीन भी करती है और आपको पदच्युत भी करती है। केजरीवाल जी को 70 में 67 भी देती है और 70 में 20 ही दे देती है, अब घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए, वो विनोद राय जो सीएजी के हेड थे, 4 विभागों का पद लेके मलाई मार रहे हैं, कहां घूम रहे हैं आज की तारीख में? वो बाबा रामदेव जो पूरे देश में नैरेटिव फैला रहे थे सारे टीवी चैनलों पे कि इतना पैसा है कि सब अमीर हो जाएंगे, वो तो लगता है जमींदोज हो गए। और जो अन्ना हजारे जी ला रहे थे, लोकपाल जी, अन्ना हजारे जी तो मौन प्रतावलंबी हो गए, उनका तो जमीर ही खत्म हो गया। तो ये बताइए कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत दिनों तक गुमराह करके चल नहीं पाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जन समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसी ने उसको हवा दिया है, और अब ये सरकार घबरा करके चाहे बंद करे, लेकिन उसके पेशानी पे बल तो आ गया है कि एक हफ्ते में 2 करोड़ फॉलोवर, एक हफ्ते में, और 46 साल पुरानी पार्टी के 80 लाख फॉलोवर। नहीं रवि जी, मैं अभी आपको 15 मिनट पहले उसके अकाउंट की रिपोर्ट बता रहा हूं। 2 करोड़ 41 लाख 81 हजार अब तक फॉलोअर हो चुके हैं। ये 15 मिनट पहले की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये और गाड़ी वंदे भारत कहां रुकेगी अभी इसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसको इस प्लेटफॉर्म को देश से तो मिल ही रहा है समर्थन, विदेश से भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। मतलब इसकी चाल धीमी नहीं है, राजधानी सुपर राजधानी की स्टाइल से इसकी चाल हो गई है। रवि जी, इसको हल्के मत लीजिए। राजेश भाई, भारत में बुलेट ट्रेन आया नहीं, लेकिन ये काकरोच जनता पार्टी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो देवतुल्य हैं, और वो राम जी को लेके आए थे, उनके तमाम कयाफाओं के बाद भी भाजपा 88 लाख पे सिमटी पड़ी है। आप सोचिए, तो अगर ये 2 करोड़ और 41 लाख लोग कल सड़कों पे अपने अधिकार को मांगने आ गए, तो भाजपा के लोग कहां जाएंगे? जो नेपाल में हुआ था वहीं जाएंगे। अगर ये लोग पूछने लगे कि भैया अप्रैल में 1 करोड़ 32 लाख का तेल आया, रिफाइन करके आपने 52 करोड़ का बाहर क्यों भेजा, इन गद्दारों से पूछो, तो ये क्या जवाब देंगे? जब देश के लोग रोड पे खड़े थे, 45 डिग्री में भराने के लिए खड़े थे, मार और झगड़े हो रहे थे, देश त्राहिमाम कर रहा है, तब आप 52 करोड़ रुपए का 52,000 करोड़ का बाहर भेजते हैं।
आपदा में अवसर तलाशने वाले लोगों को गद्दार क्यों न कहा जाए। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ये लोग गद्दार हैं। गद्दार इसलिए कहा कि विदेश से लाते हैं, देश को कहते हैं कि बचाइए, और इनको कहते हैं कि बैकडोर से भेजिए। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था तो $10 तक रेट आ गया था, तब तो आप माला माल कर दिए और देश को अब कह रहे हैं कि अब आप इस्तेमाल मत करिए। आप कहते थे कि लोग रोजी रोजगार कमाइए, और मेरे भाई AISBP के लोग कह रहे हैं कि वो बेचारे नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप कब तक लोगों को छलेंगे, कोई तो सीमा होगी। मेरा एक शेर याद आ रहा है जी कि मैंने समाप्त पूछा था करिए। एक सितारे से, हाँ। मैंने पूछा था एक सितारे से, इम्तिहान भी सफर की है कोई, मेरे सवाल पे शबनम रात भर फूट फूट कर रोई। अब हाल ये बहुत हो बड़ी गया बात है। आपने कह दी, इसके तमाम मायने हैं रवि जी। सरजा जी, आपने एक मुद्दा उठाया था कॉकरोच का, जो वैज्ञानिक कहते हैं, तमाम और लोग भी कहते हैं कि कॉकरोच अगर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो उसकी उम्र 100 साल के करीब है। अब कॉकरोच को परजीवी भी कह दिया जा रहा है। क्या हमारा देश या हमारे देश का युवा इतना सस्ता हो गया कि वो परजीवी हो गया है? कहां हैं हम अपनी शब्दावली में थोड़ा लगाम तो कर लगाएंगे ही। फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे हैं राजेश जी। ये फर्जी डिग्री वालों की सरकार है जी, ये फर्जी डिग्री वालों की सरकार है, ये अनपढ़ों की सरकार है। इनके शिक्षा मंत्री अनपढ़, इनके जो है अभी नए स्वास्थ्य मंत्री बिहार में बढ़ाए गए, उनके देखिए क्या हालात हैं। इनके जो BCCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं ICC के, उनके क्या हाल हैं। तो ये ऐसे लोगों की सरकार चल रही है, इनसे और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये परजीवी बोले या जो है किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। उनका माकूल जवाब राहुल गांधी जी ने दिया है कि वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या है, और उनकी असलियत यही है कि वो अब असलियत में जो है, असलियत उनकी यही है कि देश के जो है गद्दार है अगर तो वही है वो। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपने ही लोगों का, अपने ही युवाओं का, अपने ही देश के, उनको पता ही नहीं है कि किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। वो जो अपनों के ही विरुद्ध ही लड़े, जो अपनों को ही आवाज को दबाए, जो अपने ही लोगों का शोषण करे, जो अपने ही देश की महिलाओं का शोषण करे, अपने ही देश के युवाओं, बेरोजगारों, किसानों का शोषण करे, उसको और क्या कहेंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है। ये कुर्सी पे बैठने के लिए मैंने कहा ना कि ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनों का ही शोषण करेंगे, अपनों को ही मार सकते हैं। तो ऐसी सरकार से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है राजेश जी। ये सरकार पतन की ओर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत से नेता आए और चले गए, नरेंद्र मोदी हो, चाहे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हो। बड़ी कहते हैं हमारे यहाँ की बड़ा कौर खा लेना चाहिए, बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो ये लोग जो है बड़े बोल ही इनको जो है महंगे पड़ेंगे। आगे आने वाला समय जेनजी का है, आगे आने वाला समय विपक्ष के लोगों का है, आगे आने वाला समय युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं का है, हिंदुस्तान के। और हिंदुस्तान मैं कहूंगा फिर से कि जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जाएंगे और फिर सालों तक नहीं आएंगे। राजेश जी, रवि जी बहुत संक्षेप में, फिर पुष्पेंद्र जी समय कम है। रवि जी। राजेश भाई एक रुपए में जो सरकार बेच रही है अरावली, जिसने बेच दिया, 1 रुपए में मध्य प्रदेश में उसने बेच दिया। और ये जनजी जो कांग्रेस जनता पार्टी जो मांग कर रही है, उसकी मांगे जायज है कि बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो न्यायाधीश है, उनको रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नर राज्यपाल बनाया जाता है, ये ना बनाया। तमाम मुद्दे उठाए उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पुष्पेंद्र जी। उसमें नए मुद्दे भी जुड़ते चले जाएंगे एक तरीके से, और निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा आने वाले समय में। जिस तरीके से हंगरी में हुआ, जिस तरीके से नेपाल में जनजी ने परिवर्तन किया, आने वाले समय में राजेश जी एक बात और है कि आपकी इस डिबेट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बचते हैं? आपकी इस डिबेट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बचते हैं? कभी नहीं आते हम। अब वो जो भी मैंने 4 लोगों को संपर्क किया रजत जी, लेकिन चारों लोगों ने मना कर दिया कि इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे पर उन्होंने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी और बातचीत करने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया है। भाजपा ने अब भाई भाजपा को कहीं लगता होगा कि हम घेरे जाएंगे इस मामले में, तो ये होगा मुश्किल। रवि जी आप फाइनल कमेंट। रवि जी समय कम है जी। राजेश भाई, जो जिस काकरोच को लोग परजीवी कहते हैं, वास्तव में वह परजीवी होता नहीं है। परजीवी का मतलब होता है जो अपने परजीवी का मतलब होता है जो अपने जीवन को यापन करने के लिए दूसरे जीव के रक्त का सहारा ले, उसी के ऊपर निर्भर रहे।
काकरोच तो मरे हुए कार्बनिक और सड़े गले चीजों को खा के जिंदा रहता है। उसको जीवन स्वतंत्र रूप से जीने के लिए किसी जीव के जीवन की आसरा नहीं है। तो ये सीजीआई को समझना चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप जी से भाग के 18-20 साल जीता है। उस काकरोच को उन्होंने चुनौती दिया है जो सड़े गले खा के गर्दन कटा के 4 दिन जिंदा रहता है। जिस तरह से रावल में आपके उदयपुर के चाचा भतीजे ने सर कटा के लड़ा था। तो आपने सही तुलना की है। कभी कभी रूपक अलंकार में जब आप उपमा देते हैं तो आप न चाहते हो भी ऐसी उपमा दे देते हैं जो सर्वथा सत्य बैठता है। तो जो युवाओं को काकरोच कहा है, मेरी नजर में सही कहा है। ये वो लोग हैं जो सर कटाने के बाद भी 4 दिन लड़ेंगे, सड़ा गला खा के भी 100 साल रहेंगे। तमाम सरकार की उपेक्षाओं के बाद सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। जिस तरह से काकरोच सड़ा गला खा के 100 साल जीता है, सर कटने के बाद भी 4 दिन जिंदा रहता है। तो उन्होंने चलिए रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रजत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा विषय था, मुझे लगता है कि उसको भी आंका जाना चाहिए कि क्या है काकरोच जनता पार्टी भी। सरकार भले ही कुछ भी कहे पर उनके लिए या उसके लिए फिलहाल अच्छे साइन नहीं दिख रहे हैं। जनता को जीवन यापन में मुश्किलें आने लगी हैं। ऐसे में सत्ता को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि चुनाव जीतना अलग होता है और जनता को संतुष्ट करना अलग होता है। संतुष्टि में धोखा हुआ तो जनता भी धोखा देती है। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।